हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन विद महिमा। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डेफिनेशंस एंड कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी एज़ पर नेशनल लॉज पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट सब यूनिट पढ़ेंगे, कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जिनसे डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं या डिसेबिलिटी होती है, और क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, प्री प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिनसे हम डिसेबिलिटी होने से रोक सकते हैं इन फ्यूचर। सो द कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी आर कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इंजरीज एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिकेबल डिसीजेस, कम्युनिकेबल डिसीजेज मतलब वो डिसीजेज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है विद द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स और कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो हैं डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। कुछ डिसीजेज के न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब न्यूरोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज मतलब ऐसे इफेक्ट्स जो किसी डिसीजेज के हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे इफेक्ट देते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस और कुछ चाइल्डहुड डिसीजेस जैसे कि मीजल्स, मम्स, ये सब जो डिसीजेस हैं ये डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। इन सब डिसीजेस से डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में कुछ क्रॉनिक डिसीजेस आती हैं जैसे कि डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, एंथराइटिस, कैंसर, जिनसे कि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। लाइफस्टाइल चेंज, पर्सनल बिहेवियर, ड्रग कंजम्पशन, एल्कोहल कंजम्पशन, इन सब चीज़ों से कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं और जो बाद में आगे जाके हमारी बॉडी पे एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालती है। एयर पोल्यूशन, पर्सनल हाइजीन अच्छी ना होना, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये सब चीज़ें भी डिसेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट इज़ इंजरी। इंजरी में जैसे कि कोई चोट लगना या कोई रोड एक्सीडेंट से इंजरी होना, किसी भी तरीके का वायलेंस, गिरने से सर में चोट लगना, तो वो भी फर्दर इंजरी होने के, फर्दर डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। वायलेंस से जैसे कि एसिड अटैक, उससे भी फर्दर डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेंटल डिसेबिलिटी के चांसेस किससे होते हैं? मेंटल हेल्थ रिटार्डेशन या मेंटल इलनेस से। 50% से ज़्यादा केसेस होते हैं मेंटल रिटार्डेशन के जो किसी सीरियस इलनेस से, किसी सीरियस बीमारी से या किसी हेड इंजरी से जो बच्चे को बचपन में हो गई। अगर एक बच्चा गिर गया, उसके सर में सीरियस इंजरी आई, तो उससे भी इन फ्यूचर उसको मेंटली प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन जो है मतलब मेनली बच्चे को अर्ली एज पे हो जाता है, बल्कि मेंटल इलनेस जो है वो ओल्ड एज पे आते आते होती है। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, अब हम प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे कि हम किसी डिसेबिलिटी को फर्दर उसको सीरियस होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। 3 तरीके के प्रिवेंशंस होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। तो अब बात करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन की। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन वो होता है कि हम पहले ही एक्शंस ले रहे हैं कोई डिसेबिलिटी फर्दर ना हो। जैसे कि सपोज कोई जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, तो अपने बेबी के लिए वो पहले ही प्रिकॉशंस ले ली है कि वो उसके बेबी को कोई आगे डिसेबिलिटीज अकर ना हो। जैसे कि वो ड्रग, एल्कोहल, वो अपना हेल्दी, मतलब वो ये सब चीज़ें कंज्यूम ना करके वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही है, जिसकी वजह से उसके बच्चे को इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिसेबिलिटी सफ़र ना करे। सेकेंडरी प्रिवेंशंस, सेकेंडरी प्रिवेंशंस डिसेबिलिटी की प्रोग्रेस को बढ़ने से रोकते हैं। यहाँ पे डिसेबिलिटी हो जाती है। प्राइमरी प्रिवेंशन में अभी तक बच्चे को डिसेबिलिटी हुई नहीं थी, पर सेकेंडरी प्रिवेंशन में बच्चे की डिसेबिलिटी का पता चल गया है कि बच्चे को ये डिसेबिलिटी है। सपोज बच्चे की आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चे की आइज़ में, तो हम टाइमली बच्चे को ऑपरेट करवा लें या टाइमली बच्चे के ऐसे कुछ एक्शंस ले लें कि वो डिसेबिलिटी आगे ना बढ़े, अर्ली डायग्नोज करा लें, अर्ली ट्रीटमेंट करा लें। सेकेंडरी प्रिवेंशन में मेनली अर्ली ट्रीटमेंट होते हैं जो डिसेबिलिटी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। टर्शरी प्रिवेंशन में वो सारे मेजर्स होते हैं जो बच्चे की डिसेबिलिटी की सफरिंग को रिड्यूस करते हैं। अगर बच्चे की आइज़ में प्रॉब्लम है तो हम बच्चा स्पेक्टिकल्स वियर कर रहा है तो वो अपनी सफरिंग को रिड्यूस कर रहा है, तो इसमें मेनली रिहैबिलिटेशन फेज़ होता है टर्शरी प्रिवेंशन में। अब कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स की बात कर लेते हैं जो वुमेन्स को लेने चाहिए। फर्स्ट है मैरिज बिटवीन वेरी क्लोज ब्लड रिलेशन। वेरी क्लोज ब्लड रिलेशन से मैरिज अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इससे जो है हेरिडिटरी डिसऑर्डर के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट, अवॉइड प्रेगनेंसीज बिफोर द एज ऑफ 18 एंड आफ्टर एज ऑफ 35। प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए 18 से पहले एंड आफ्टर द एज ऑफ 35, क्योंकि इससे जो है डिसेबिलिटी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं बच्चे को।
डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्लान करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि अगर फैमिली में कोई बर्थ डिफेक्ट हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ कुछ भी मिसहैपनिंग हुई है, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी। अगर किसी मदर को डिफ़िकल्टी हो रही है, उसको प्रॉब्लम हो रही है कंसीव करने में, या उसके बहुत सारे मिसकैरेजेस हो गए हैं पहले, या उसकी जो पहले डिलीवरी हुई है वो बाय ऑपरेशन से हुई है, तो उसको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नाउ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को अपनी केयर कैसे करनी चाहिए, उसको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट, avoid hard physical work such as carrying heavy loads, especially in fields, other incident prone activities such as walking on slippery ground or climbing stools or chairs. वुमेन को हार्ड फिजिकल वर्क से अवॉइड करना चाहिए, उसको हैवी लोड्स नहीं उठाने चाहिए, उसको कुछ ऐसी स्लिपरी ग्राउंड पे वॉक नहीं करना चाहिए, या स्टूल और चेयर पे क्लाइंब नहीं करना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी ड्रग्स एंड मेडिकेशन। बिन ड्रग्स को उसको अवॉइड करना चाहिए, मेडिकेशन जो उसको नीड नहीं है वो सब चीज़ें उसको नहीं लेनी चाहिए। अवॉइड स्मोकिंग, च्यूइंग टबैकोस, कंज्यूमिंग एल्कोहल। तो वुमेन को स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अवॉइड एक्सरेज और एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ रेडिएशन। एक्सरेज उसको अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल रहते हैं। मदर को अपने आप को कुछ बीमारियों से दूर रखना चाहिए, जैसे कि मीजल्स, मम्स। स्पेशली उसको अपनी केयर ज़्यादा करनी चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में। उसको बहुत अच्छा खाना खाना चाहिए, अपनी डाइट बहुत अच्छी खानी चाहिए, उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन और वाइटामिन बहुत अच्छे लेने चाहिए। बच्चे में इन फ्यूचर आयरन डेफिशिएंसी ना हो तो जो मदर है उसको फर्स्ट 3 मंथ्स में अपनी केयर ज़्यादा करनी चाहिए, और उसको 0.4 mg के फॉलिक एसिड डेली खाना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी डेवलप करे। केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे क्या केयर करनी चाहिए। डिलीवरी मस्ट बी कंडक्टेड बाय ट्रेन प्रोफेशनल, प्रेफरेबली इन अ हॉस्पिटल वेयर ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। डिलीवरी जो है ट्रेन डॉक्टर से कंडक्ट करानी चाहिए ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। बेबी डज नॉट क्राई इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, रिकशन मेजर्स शुड बी टेकन एट वंस। अगर बच्चा ना रोए राइट आफ्टर द बर्थ तो एकदम से रिकशन मेजर्स डॉक्टर को लेने चाहिए। अगर बच्चा प्री मेच्योर बॉर्न करता है और उसका बर्थ वेट जो है 2.5 kg से लेस होता है तो उसको न्यू नेटल इंटेंसिव केयर प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर हेड साइज़ बेबी का ज़्यादा स्मॉल है या ज़्यादा लार्ज है तो हमें फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। जो अप्रॉक्सीमेट साइज़ है मेल चाइल्ड का बर्थ पे उसका 35 सेंटीमीटर है और फीमेल चाइल्ड का 34.5 सेंटीमीटर है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मदर के मिल्क में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ से। अर्ली चाइल्डहुड केयर। बच्चे को अगर फीवर है तो बच्चे का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव नहीं जाने देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। अगर बच्चे को फिट्स आ रहे हैं तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कराना चाहिए। जो बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को टाइमली इम्यूनाइज कराना चाहिए। अगर बच्चे को किसी भी तरीके की हेड इंजरी हो जाती है तो इमीडिएट प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मदर को ये मस्ट इंश्योर करना चाहिए कि उसका बच्चा वो बैलेंस डाइट ईट कर रहा हो, वेल बैलेंस्ड ईट कर रहा हो, उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पी रहा हो, की डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी और गुड एडिशनल फूड इंक्लूड करने चाहिए। जब वो 4 to 6 मंथ्स के एज में उसके डाइट में अच्छे फूड इंक्लूड कर देने चाहिए। मदर को बच्चे को विटामिन ए सप्लीमेंटेड फूड खिलाने चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसको विटामिन ए से रिलेटेड डेफिशिएंसी ना हो, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस। को शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रखना चाहिए, और जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो उसको हार्म कर सकते हैं जैसे कि हेयर पिन्स, मैच स्टिक्स, पेंसिल। और बच्चे को पेंसिल नहीं अलाउ करना चाहिए कि वो अपने ईयर में डाले, क्योंकि पेंसिल ईयर में डालने से वो बच्चे को हार्म कर सकती है। अगर बच्चा नॉइजी एनवायरनमेंट में रह रहा है तो मदर को बच्चे के लिए ईयर प्रोटेक्टर यूज़ करना चाहिए कि उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नॉइज से ना हो। मदर को कभी बच्चे के डायरेक्ट स्लैप नहीं करना चाहिए फेस पे, क्योंकि उससे उसके ईयर ड्रम पे हैवी इंजरी हो सकने के चांसेस हो सकते हैं। तो आज हमने कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे डेफिनेशन, टाइप्स एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।